लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्क डन क्या होता है और वह डिफरेंट केसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं। आज थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं और फिर एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि वर्क डन हमने देखा था, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के डायरेक्शन वाला लेना है और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, आप कोई ऑब्जेक्ट को लेके इधर से इस पाथ के थ्रू इधर ले जाते हो यहाँ तक और यहाँ ये हाइट दे दिया है h। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। अगर ग्रेविटी के कारण वर्क डन पूछ रहा है तो वो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फोर्स जो mg होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो ये इसके अपोजिट हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल में -h होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा -mgh। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी है, एनर्जी इट इज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करो तो ऐसा ही यूनिट होगा एनर्जी का, जूल। एनर्जी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। आप इसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो सीजीएस यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं अर्ज। ठीक है, ईआरजी, अर्ज। अगर कन्वर्शन आपको याद रखना है तो कन्वर्शन हो जाएगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है, कुछ और यूनिट होता है एनर्जी का, हो गया जैसे कैलोरी। तो अगर कैलोरी की बात करें तो 1 कैलोरी ये इक्वल्स टू होगा 4.18 जूल। ठीक है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उसमें किलोवाट आवर भी एक यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपको 3600 जूल। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट है एनर्जी का। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी है एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर उसके रेस्ट में रहने के कारण अगर उसमें एनर्जी है या मोशन में रहने के कारण एनर्जी है, उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू
इट्स मोशन। अगर मोशन के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मोशन के कारण हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिख दो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। ये दोनों क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना याद रखो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर। वी होगा वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो उसको समझने से पहले हमने कुछ केस को समझते हैं। तो जो पहला केस है, एक ब्लॉक जो v वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है, सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे देखो, हमने जो फोर्स लगा रखा है, हम ये पुश कर रहा है, ये राइट वर्ड पुश है। ठीक है, दूसरा ये भी v वेलोसिटी से राइट वर्ड ही जा रहा है, बट इसमें हम फोर्स लेफ्ट वर्ड लगा रहे हैं। तीसरा फोर्स हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अगर तुमसे पूछा जाए वर्क डन क्या होगा, तो देखो अगर इसमें राइट वर्ड जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स भी हम लगा रहे हैं, नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जो वर्क डन टोटल होगा वो होगा 0। ठीक है, वर्क डन 0 है। इसमें वर्क डन क्या होगा, इसमें देखो फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो वर्क डन क्या होगा, लेस देन 0, इसमें ग्रेटर देन 0 है। इसमें फोर्स हम डाउनवर्ड लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, टोटल 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब वर्क डन क्या हो रहा है, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे वर्क डन 0 है तो वेलोसिटी क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो इससे क्या रिलेशन पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि अगर वर्क डन हो रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको थ्योरम को न्यूमेरिकल कैसे प्रूव किया जाए, तो न्यूमेरिकल क्या डेरिवेशन होगा वो देखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर नेट फोर्स मान लो F है तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, F/m। ठीक है, एक्सीलरेशन हो जाएगा F/m। अब एक्सीलरेशन पता है तो आप, और एक्सीलरेशन हो जाएगा F/m। दूसरा कि हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, v फाइनल और v इनिशियल पता है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से
लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ठीक है, 2AS लिख सकते हैं। अब A की जगह पे आप FYM रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू FYM इंटू S। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो FS निकालोगे, F इंटू S, ये क्या निकल के आ रहा है, हाफ M V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर। और FS क्या होगा, FS है वर्क डन, तो वर्क डन। और ये क्या है, हाफ M V F स्क्वायर इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ M V I स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब जो ये F नेट क्या होगा, टोटल फोर्स। अगर आपको नेट फोर्स पता है, ठीक है, तो नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपको ये आया कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू, जितने भी फोर्स लग रहा उसके सबके कारण जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जितने भी फोर्स लग रहा है उसके सबके कारण जो वर्क डन होगा, सबके कारण वर्क डन निकाल के आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक को पहला क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें रखो हाफ, मास के जगह पे 100 ग्राम है तो 100 बाय 1000 किलोग्राम इंटू 50 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो गया 25 इंटू 5 125 जूल। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 kg बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 2.5 मीटर, with what velocity will it strikes the ground, what is its kinetic energy when it is strikes the ground। तो ये 2.5 मीटर के हाइट से गिर रहा है, ड्रॉप्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जी दिया हुआ है, डाउनवर्ड होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH करके निकाल लोगे, तो हमें v निकल के आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5, तो ये आपको आएगा 49। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से वो कितना हो गया, √49, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो के कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास दिया हुआ है 4 kg, वी स्क्वायर 7 मीटर पर सेकेंड इंटू 7 मीटर
पर सेकेंड। तो ये हो गया 98 जूल। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पूछा था, हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी होता है कि एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, दैट इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। आप कन्फिग्रेशन के लिए भी बोल सकते हो और पोजीशन के कारण भी बोल सकते हो। तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। It is obvious that the body may possess energy even when it is not in motion. तो पोटेंशियल एनर्जी मोशन में ना भी रहेगा तो भी होगा। अब देखो पोजीशन की वजह से होगा तो वो क्या होगा, जैसे अगर कोई यहाँ पे किसी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कारण जो एनर्जी होगा उसको होगा बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो स्प्रिंग वाला केस आएगा। स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज करोगे तो इसके कारण इसके पास एनर्जी जो होगा उसको बोलोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा होगा कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर डिफरेंस मतलब इसको समझना है तो क्या होगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन के अगेंस्ट में जो एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, जैसे कि आपने इसको उठा के यहाँ से h हाइट पे ले गए तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होगा। आपने इसको डिस्प्लेस किया तो माइनस mgh ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन होगा। तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा, उसके अगेंस्ट जो इसमें एनर्जी स्टोर होगा उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम थिंग इलास्टिक फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो अगर कोई h हाइट पे है तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर x से आपने इलोंगेट किया है या x से कंप्रेस्ड किया हो तो इसमें होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। तो आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट के ऊपर है तो mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर x से कंप्रेस्ड हुआ है या x से इलोंगेट हुआ है तो उसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In lifting a mass of 25 kg to a certain height, 1250 joule energy is utilized. Calculate to what height it has been lifted. तो हमें 25 kg मास को h हाइट तक लिफ्ट करने में कितना एनर्जी लगाना पड़ा 1250 जूल। तो 1250 जूल इक्वल्स टू हो जाएगा mgh यानी 25 kg इंटू जी की वैल्यू आप 10 ले लो इंटू h। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक लॉ है, वो कहता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। appearing amount of energy in one form is equal to the disappearing amount of energy in some other form।
मतलब ये एक जैसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जितना मतलब आ रहा होगा उतना ही जा भी रहा होगा एनर्जी। द टोटल एनर्जी दस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो है इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी आप मान लो कि इसमें दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को ए हाइट से छोड़ा गया है, ठीक है, और वो ग्राउंड पे सी हाइट पे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व रहेगा हर एक पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। ठीक है। अब पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी निकालो। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ए पॉइंट पे देखोगे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? m इंटू जीरो स्क्वायर यानी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ई ए कितना निकल के आ जाएगा? ई ए निकल के आ गया mgh। ठीक है। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पे मान लो अगर v वेलोसिटी है तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एक्स, क्योंकि अब जो हाइट बचा वो क्या बचा? एच माइनस एक्स। तो ई वी जो हो जाएगा टोटल एनर्जी एट द बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है। अब ग्राउंड पे निकालोगे, ग्राउंड पे एच जो होगा जीरो हो जाएगा, तो ई सी मतलब टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो होगा हाफ एम, यहाँ का वेलोसिटी वी डैश मान लो, तो ये वी डैश का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू जीरो, तो ये हाफ एम वी डी स्क्वायर होगा। ठीक है। अब है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा, तो हर एक पॉइंट मतलब हमेशा तो क्या होगा? टोटल एनर्जी जो होगा वो ई ए इक्वल्स टू ई वी इक्वल्स टू ई सी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये कुछ डिवाइस के बारे में है कि जहाँ पे एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। हमने पढ़ा कि एनर्जी जो है नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो फिर क्या होगा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कुछ डिवाइसेस है जो आपको ये याद रखना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन। तो जैसे स्टीम इंजन होगा, इसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होगा मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिक फैन में बात करो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिक लैंप में इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एंड हीट में। इलेक्ट्रिकल हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट में। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। सोलर सेल में सोलर हीट इलेक्ट्रिकल में। फोटो सेल में लाइट इलेक्ट्रिकल में। कार इंजन में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा हीट और मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिक सेल बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। हम्म। तो इसमें बॉब वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी सॉरी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है बॉब का, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है। तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। यहाँ पे
आप रेफरेंस ले लो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रेफरेंस लोगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ फिर पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा। इस तरीके से आपको कहीं पे कुछ वैल्यू देगा और कहीं पे कुछ पूछेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ke1/ke2। ठीक है, मास दोनों का सेम है तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई हाफ एम 3v²। हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, तो ये बचेगा v²/9v²। तो रेशियो आएगा 1:9। ठीक है, अब आते हैं पावर। पावर क्या होता है, तो पावर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या अब पावर देखते हैं। तो पावर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो आप लिखो पावर को डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप इसको लिखोगे पावर P इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो W/T हो जाएगा, और W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ये वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टी, और S/T क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर को आप F/v भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसकी SI यूनिट की बात करो तो पावर का SI यूनिट होगा वाट, और 1 वाट इक्वल्स टू होता है 1 जूल। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम जूल ही होता है, तो 1 जूल/1 सेकेंड ये 1 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट हो जाएगा 1000 वाट के बराबर। पावर का एक और यूनिट जो कॉमन है वो है हॉर्स पावर, और एक HP जो होता है, एक HP आपको 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको आप वर्क डन बाय टाइम टेकन भी लिख सकते हो। SI यूनिट वाट होगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होगा। ठीक है, अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। A man pulls a bucket of water of total mass 5 kg from a well which is 10 meter deep in 10 seconds. Calculate the power used by her. तो पावर क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन क्या होगा, फोर्स, फोर्स क्या है mg, mg h/t हो जाएगा। m कितना है 5 kg, g की वैल्यू रखो 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, h कितना है 10 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 10 सेकेंड, 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 50 वाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a water pump raises 60 liter of water through a height of 20 meter in 5 seconds. ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या होगा, mg/h/t। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, तो ये 60 लीटर कह रहा है, तो लीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तब तुम्हें मास मिलेगा 100 kg पर मीटर क्यूब, तो ये मास हो गया। इसको g से मल्टीप्लाई करो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर h है 20 मीटर, फिर टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम है 5 सेकेंड। देखो यहाँ पे 10⁻³ है वो, और 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 और 6 240 इंटू 10 यानी 2400 वाट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2400 वाट। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m falls freely from rest when it has reached a speed v, it strikes a vertical spring. The string is compressed by distance y before the ball moves upwards again. Assume that all the energy the ball loses become elastic potential energy in the spring. What is the average force exerted by the spring during its compression? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम्म कुछ स्प्रिंग इस टाइप से रखा हुआ है ग्राउंड से, जब बॉल ऊपर से ड्रॉप किया गया है, जब यहाँ पे इसकी v वेलोसिटी होता है तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, और जब इसमें y कंप्रेशन हो जाता है तब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब इसमें पूछ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा जो एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस सिंपल क्या करना है, वर्क डन इक्वल्स, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। के फाइनल क्या है, 0, के इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। फोर्स क्या क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, तो mg के कारण वर्क डन कितना होगा, mg y। स्प्रिंग फोर्स के कारण, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस वाई। आपसे पूछ रहा है एफ एस, तो एफ एस क्या होगा, तो अब एफ एस वाई को इधर ले आओ, तो ये हो गया एफ एस वाई इक्वल्स टू एम जी वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एफ एस निकालनी है तो ये हो जाएगा एम जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई वाई। ठीक है, अब इसमें आप m बाई 2y कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यहाँ आपको दो 2g मतलब 2y से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2gy। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg starts sliding from rest on a frictionless track
which terminates in a straight horizontal section. As the particle starts sliding, then it is going to hit the ground vertically. Hit the ground finally. तो इसमें पूछ रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल पॉइंट आर इज 1 and 2। हाँ, तो यहाँ पे पहले हमें पूछ रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कितना होगा। तो जब P से स्टार्ट हो रहा है तो P पे क्या है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वही क्या होगा, यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। ये कितना होगा, 0.5 इंटू 10 इंटू h1 मीटर यानी 5 जूल। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकला 5 जूल, तो यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा 5 जूल। तो 1 जो होगा इसका 1 5 जूल हो गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी निकालना है तो फिर एनर्जी कंजर्व कर लो। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो आर पे, तो आर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mg इंटू 0.5 क्योंकि h हो गया 0.5। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि है 5 जूल। ठीक है, तो यहाँ से आप v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हाफ m कितना है, हाफ के जी, v स्क्वायर इक्वल्स टू 5 जूल माइनस कर दो ये 10 इंटू 0.5 इंटू 10 सॉरी 0.5, तो ये हो गया 0.5 यानी 5 इन 2.5, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.5 जूल। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 5 और 4 इंटू 2.5 जूल यानी 10 जूल। तो v कितना होगा, √10। तो सेकेंड हो जाएगा आपका √10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड है द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है एट टाइम टेकन, यानी टाइम निकालना है और x पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम निकालोगे तो ये जो टाइम हो जाएगा, टाइम होगा आप इधर देखो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं है तो आप लिखोगे h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर क्योंकि u 0 होगा। तो यहाँ से t निकाल सकते हो, तो ये हो गया 2h/g। अब वैल्यू रख दो सब, तो 2 इंटू 0.5 इंटू जी यानी 10, तो ये आ गया वो √1/10 या √0.1 सेकेंड। ठीक है, टाइम निकल गया। अब टाइम से आप ये x चाहिए, तो x में देखो हॉरिजेंटल में वेलोसिटी v है और हॉरिजेंटल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। थर्ड का आंसर लिख देते हैं, ये √0.1 सेकेंड। तो आप सिंपली x चाहिए तो x हो जाएगा vx हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंटू t, और vx दिया हुआ है √10 और ये है √0.1। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये √10 इंटू 0.1 यानी √1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज
thrown upwards with a velocity 20 meter per second, it momentarily comes to rest after attaining height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? इसमें है कि हमने 20 मीटर पर सेकेंड से इसे ऊपर फेंका है और 18 मीटर हाइट पे जाने के बाद ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहे कि कितना एनर्जी लॉस हो गया एयर फ्रिक्शन से। आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे निकालो तो क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा और हाफ इंटू एम कितना है 1 kg इंटू वी स्क्वायर यानी 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 जूल। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना निकला 400 जूल। यहाँ पे निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा mgh, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा तो mgh, m कितना 1, g कितना 10 और h कितना 18। यहाँ पे 1 है तो ये 200 जूल है, सॉरी ये 200 जूल है, तो mgh करो तो ये निकल के आया 180 जूल। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया 200 जूल, यहाँ है 180 जूल। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, एयर फ्रिक्शन के कारण ये लॉस हो रहा है। तो कितना होगा, तो 200 जूल माइनस 180 जूल इक्वल्स टू 20 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg and instantly comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of a thin wire. Find the height to which the block rises. Neglect the air friction. तो देखो इस क्वेश्चन में है कुछ ब्लॉक इस टाइप से रखा हुआ है जिसकी मास दिया हुआ है 0.4 kg। एक बुलेट आ रहा है और वो 70 मीटर पर सेकेंड से आया और आने के बाद क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ रहा है, मतलब इसके साथ वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोनों कंबाइंड मास हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों कंबाइंड मास किस हाइट तक जाएगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले मोमेंटम कंजर्व करके आप कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लो और फिर एनर्जी कंजर्व करके हाइट निकाल लो। ठीक है, ट्राई करना ये क्वेश्चन।